मेरी चीख थी, मेरा दर्द जो था, भगवान न करे कभी किसी को वो दर्द झेलना पड़े। मेरे साथ मेरे पति और मेरी नंदों ने मिलके मेरे प्राइवेट पार्ट को काट दिया था। मेरे साथ अगर एक छोटा सा उंगली कटता है इंसान का, उसमें आपको इतना दर्द होता है। मेरे साथ क्या ही बोलूं, मेरे साथ वो काम किया गया, आप लोग को ज़रा सा भी इंसानियत नहीं बचा था कि आपको छोड़ना तो छोड़ देते, लेकिन ये तो नहीं करना चाहिए था। जो ज़िंदगी भर का आप लोग दर्द दिए हैं वो नहीं करना चाहिए था। तो जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ है, तो बेटियां कहाँ से सुरक्षित होंगी। मैं जीता जागता एक उदाहरण हूँ। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं पटना में और हमारे साथ जो ये महिला देख रहे हैं, इनके साथ इनके पति ऐसा अत्याचार करते हैं कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग का दिल दहल जाएगा, सुनकर शर्म से आंखें नीचे हो जाएगा। और हम इनसे बात करेंगे आखिर इनके पति क्या करते हैं इनके साथ। क्या नाम है? मेरा नाम चित्रा आर्या है। अच्छा, ये पहले बताइए आपके साथ है क्या हुआ है? सर, मेरे साथ मेरे पति और मेरी नंदों ने मिलके मेरे प्राइवेट पार्ट को काट दिया था। अच्छा, क्यों आपके प्राइवेट पार्ट को काटा गया है? ये बात मेरे गौने की है। मैंने अपने पति को दूसरी लड़की के साथ देखा था, जो कि 13 साल की बच्ची थी और बगल की ही थी, जो उनको चाचा बोलती थी। अब इसी चीज़ का मैंने विरोध किया था अपनी सास और अपने पति के सामने। तो उसी दिन रात में वो फिज़िकल होने की कोशिश की उन्होंने। जब मैंने रोका तो अपनी बहनों के साथ मिलके उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट को काट दिया था चाकू से। सुन सकते हैं दोस्तों, ऐसा घिनौना काम किया है कि आप लोग सुन रहे हैं, आंखें नीचे हो जा रहा है। हमको कहने में भी शर्म आ रहा है। वो ऐसा पति को जिला प्रशासन उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उसको सजा मिलना चाहिए। ऐसा फिर किसी लड़की के साथ न करें। उसके बाद क्या होता है आपके साथ? उसके बाद सर मुझे वैसे ही छोड़ दिया गया था। दूसरे दिन पड़ोसी वालों ने मुझे स्टिचेस लगवाए। वैसी हालत में ही मेरे से सारे फ़ोन वोन सब छीन लिया गया था और प्रेग्नेंट किया गया। प्रेगनेंसी के पूरे दौरान, पूरे उस पीरियड में मुझे खाने के लिए मोहताज बना दिया गया था, बहुत बुरी हालत में। बच्चे का जन्म भी हुआ तो उसके बाद से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। और जब मेरा बच्चा 8 महीने का था 2013 में, सितंबर 2013 में मुझे मेरे मायके लाके छोड़ दिया गया। उस वक्त मेरी हालत सही नहीं थी, तो मैं अपने फैमिली से भी कुछ नहीं बता पा रही थी। 2015 में जाके फिर हमने केस किया। जब मैं पूरी तरह से होश में आई तो मैंने केस किया और उसके बदले में उन्होंने तलाक का केस लाया गया कोर्ट में। उसके बाद 2016 में उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली बिना तलाक के। उसका भी मैंने पूरा प्रूफ, अभी दानापुर कोर्ट में मेरा केस चल रहा है दूसरी शादी का, तो मैं सारे प्रूफ दे चुकी हूँ कोर्ट में, पर बावजूद इसके उनको कोई सज़ा नहीं मिली है किसी तरह की। वो बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं। अच्छा, कब शादी हुआ था आपका? मेरी शादी सर 14 दिसंबर 2011 को हुई थी। अच्छा, अभी उसका शादी हो गया कि नहीं हुआ है? 2016 में वो दूसरी शादी कर चुके हैं बिना तलाक के। बिना तलाक के शादी कर लिए हैं? जी, तलाक का केस भी वही लेके आए हैं और तलाक हुआ नहीं है और दूसरी शादी कर चुके हैं। 2 बच्चे भी हैं उनके। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है जो कि उस वक्त 8 महीने का था और अभी वो 10 साल का होने वाला है दिसंबर में। अच्छा, आप केस किए हैं कि नहीं किए हैं? एफआईआर किए हैं? सर, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है दानापुर कोर्ट में। और इसके बाद जब ये मीडिया की बात आई है जनता दरबार से, तो जब मीडिया की बात आई है तो वो बौखला गए हैं पूरी तरह से और मुझे गालियां दे रहे हैं, फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके से मैसेज के थ्रू। तो यहाँ के एमएलए का भी नाम लिया है उन्होंने। अच्छा, ये गलती भी करता है, बिना तलाक के शादी भी करता है और आपको धमकी भी दे रहा है? जी। क्या धमकी में क्या आपको धमकी मिल रहा है? उसका कहना है कि जो मैं मीडिया में आई हूँ तो मीडिया में अपनी बात से मुकर जाऊँ, वापस लूँ। वो रंगरलिया मनाते रहे दूसरे लड़की के साथ, दूसरे औरत के साथ। कितना लड़की को अभी तक वो जिंदगी बर्बाद किया? मैं अगर गिनने बैठूं आपके सामने, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, तो मैं अगर गिनने बैठूं तो कम से कम 15 लड़कियां होंगी। दोस्तों, सुन सकते हैं, ये बता रही हैं इनका तो जिंदगी बर्बाद कर ही दिया, लेकिन एक और औरत से शादी किया है। जी। तो वो शादीशुदा थी कि लड़की थी? वो लड़की है वो। इसका जिंदगी तो बर्बाद कर ही दिया, उसका भी जिंदगी बर्बाद कर दिया।
आप लोग सुन सकते हैं, उसको तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए कि फिर ऐसा किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ, और बिहार को तो बदनाम कर रहा है भाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर कंटिन्यू अभी तक तो केस ही लड़ रही हूँ। अभी भी वो गाली गलौज कर रहे हैं। थाने में कंप्लेन करने जाऊँ, एफआईआर करने जाऊँ तो थाना कभी बोलता है कि आपका मामला बोध गया है, कि आप बोध गया जाके कंप्लेन करो। कभी बोलता है कि आपका केस चल रहा है तो आप उस पर एफआईआर नहीं कर सकती हैं। तो अब मैं क्या ही करूं? जो भी मेरे से संभव है मैं वो हर संभव कोशिश कर रही हूँ। जहाँ तक मेरे से कोशिश हो पा रही है, चाहे वो नीतीश कुमार जी के पास जाना हो, मुख्यमंत्री जनता दरबार में, मैं वहाँ भी 1 साल से प्रयास कर रही हूँ। 2 बार आवेदन दे चुकी हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया। तेजस्वी सर से भी मिल चुकी तो हूँ। नीतीश जी कहते हैं हमारे बिहार की बेटी बहू जो है सुरक्षित है। आप क्या कहेंगे वो अगर वीडियो देख रहे हैं? कितना सुरक्षित है हमारी बेटी? बता दीजिए, पूरा बिहार के लोग देख रहे हैं कि ये कितना सुरक्षित है। सर एक तो अगर आपको बेटी को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले यहाँ के कानून व्यवस्था, यहाँ के प्रशासन को व्यवस्थित कीजिए, पहले सही कीजिए, तभी बेटियाँ सुरक्षित रह पाएंगी। यहाँ तो जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ है, तो बेटियाँ कहाँ से सुरक्षित होंगी? मैं जीता जागता एक उदाहरण हूँ। तो अब मैं आपको क्या ही बोलूँ? आपकी जो कानून व्यवस्था जो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियाँ कैसे बचेंगी जब प्रशासन और कानून व्यवस्था ही सही नहीं है? तो मैं 8 सालों से केस लड़ रही हूँ। मेरी जैसी कितनी ही लड़कियाँ होंगी जो इस तरह से लड़ती हैं, लड़ते लड़ते एक दिन मर जाती हैं, मर जाती हैं या फिर मार भी दी जाती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। मरने के बाद कुछ दिन के बाद समाज के लोग कैंडल उठाकर जाते हैं, रोड पे मार्च करते हैं, खड़े होते हैं, कुछ दिन के बाद फिर भूल जाते हैं, वहीं बात खत्म हो जाती है। दोस्तों बता दें, ये तो जिंदा है। आप लोग मरे हुए व्यक्ति का कैंडल लेके घूमते हैं और जाते हैं, जलाते हैं, लेकिन ये जिंदा लड़की है। कम से कम आप लोग इसका वीडियो शेयर कीजिए, आगे आप लोग आइए, तब ना इसको न्याय मिलेगा। 10 साल से दर दर भटक रही है, लेकिन बिहार सरकार क्या कर रहा है समझ में नहीं है। आज तक इस बहन को न्याय नहीं मिला है। अच्छा, ये पहले बताइए, जी, आपके साथ जिस रात को घटना घटा था उस समय कौन कौन लोग थे? मेरे पति और मेरी दोनों नंदों के द्वारा ये कांड किया गया था। उसके अलावा घर में मेरी सास, मेरी बड़ी ननद, उनके बच्चे, उनके जो बेटे हैं वो भी मुझसे बड़े हैं उम्र में। अच्छा, शर्म नहीं आया, लज्जा नहीं आया उस औरत को जो उनकी बहन थी, उनकी मां थी, कि इस बहन के साथ ऐसा पति अगर प्राइवेट पार्ट को काटता है तो क्या वो लोग को शर्म नहीं आया? मैं क्या बोलूं? वो तो सामने से मेरे सामने ही बोलती हैं, अब जाओ किसी को बोल के दिखाओ, मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो। तब उनको शर्म नहीं थी, तभी तो वैसी बात बोल उनके रही। आंख के सामने ये सब हुआ? वही लोग करवाया कि कौन करवाया? मेरी ननद ने ही कहा था मेरे पति को। अच्छा अच्छा। ये ऐसे नहीं मानेगी, रीता वर्मा जिनका नाम है, रीता और सुनीता, कि मुन्ना चाकू लेके आओ, और ये ऐसे नहीं मानने वाली है। और ये करने के बाद भी वो कहती हैं कि अब जाओ बोल के दिखाओ, बाप को बोलो, भाई को बोलो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हो। तो अब मैं क्या ही बोलूं? अगर आँख में शर्म नहीं है, इंसानियत नहीं है, शर्म तो छोड़ ही दीजिए, इंसानियत ही नहीं है। जो मेरी चीख थी, मेरा दर्द जो था, भगवान न करे कभी किसी को वो दर्द झेलना पड़े। सकते हैं दोस्तों, ये कितना भावुक हो गई है और पूरी कहानी बता रही है, उस रात की कहानी, इसके साथ क्या हुआ था, कैसे इनके पति चाकू लाता है और इनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है, और 10 साल से ये दर दर भटक रही है। और रात में मुझे दौरे भी पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं रात में ही चीखने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ कि मत काटिए, मत मारिए, इस तरीके की बातें। मेरा बच्चा हमेशा ये सवाल पूछता है कि मम्मी तुम हमेशा एक ही सपना क्यों देखती हो? हम बगल में है तुम्हारे, कौन तुमको मार रहा है, कौन काट रहा है, तुम क्यों रो रही हो? मैं उसको क्या बोलूँ? मैं क्या ही जवाब दूँ अपने बच्चे को? क्या बोलूँ? छोटा सा मासूम बच्चा है। कुछ उसको जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो मैं अपने पति से भी एक बात बोलती हूँ कि ठीक है, तुमको नहीं रखना था, तुम नहीं रखते, पर जो मेरे साथ किए हो ना, और मेरी जो दोनों ननद हैं, औरत हैं वो भी, अगर आपके साथ अगर एक छोटा सा उंगली कटता है इंसान का, उसमें आपको इतना दर्द होता है। मेरे साथ क्या ही बोलूँ, मेरे साथ वो काम किया गया, आप लोग को ज़रा सा भी इंसानियत नहीं बचा था कि
आपको छोड़ना तो छोड़ देते, लेकिन ये तो नहीं करना चाहिए था। जो ज़िंदगी भर का आप लोग दर्द दिए हैं वो नहीं करना चाहिए था। उसके लिए भले ही मुझे मार दिया जाए, आप लोग जो धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे, मार दीजिए। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए अब कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। सुन सकते हैं दोस्तों, ये कितना इमोशनल हो गई है और रो भी रही है। ऐसा काम करता है कि पूरा दिल भी मेरा दहल गया सुनकर इनकी बातों को। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस बहन के लिए आप लोग आगे आइए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आप क्या कहेंगे और यहाँ के डीएम सर से क्या कहेंगे? उस पति को कैसा सजा मिलना चाहिए? मैं तो विनती करती हूँ सर से कि सर प्लीज़, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप तक वीडियो मेरा पहुँचता है, तो मेरी विनती है कि कानून व्यवस्था को सही कीजिए और इतना वक्त मत लगाइए किसी को इंसाफ दिलवाने में कि वो हिम्मत ही हार जाए और हिम्मत हार के कुछ गलत कदम उठाए। और बस यही चाहूँगी कि किसी तरह से मुझे इंसाफ मिले। मेरे बच्चे को, मुझे भी मत दीजिए आप, कम से कम मेरे जो ज़िंदगी मैंने जी है, जो 10 साल मैंने अपने इस केस में, इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैंने जो काटे हैं, मेरे बच्चे को ना काटना पड़े। उसको बस इंसाफ दिलवा दीजिए, जो उसका हक है वो दिलवा दीजिए और इतना वक्त मत लीजिए। किसी दिन अगर मैं भी हिम्मत हार गई तो उसके मारने से पहले शायद मैं खुद मर जाऊं। दोस्तों बता दें, सुन सकते हैं आप इनकी पूरी सच्चाई और पूरी कहानी। आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा महिला के साथ कितना अत्याचार किया है इसका पति। आखिर ये कहां जाएगी अब? इसका तो जिंदगी बर्बाद कर दिया। हम कहेंगे उस जिला प्रशासन से कि उसको पकड़कर जल्दी से जल्दी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कि फिर किसी बहन के साथ, किसी महिला के साथ किसी का जिंदगी बर्बाद न करे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो से आप लोग कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।